डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का कल आखिरी दौर है, जबकि हुकूमत की जानिब से IMF को निजकारी प्रोग्राम काम तेज़ करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। क्या कहेंगे? ये जी अभी सारा जो भी होना है, कितने अदारों की निजकारी करनी है हुकूमत ने, कैसे करनी है, PIA से गालिबन शुरू करने जा रहे हैं जो इतलात आ रही हैं। अब इसके बारे में क्या प्लानिंग है हुकूमत की, किस तरह से निजकारी का तरीका क्या होगा, क्या उसमें मतलब टेंडर्स होंगे, कोई बोलियां लगेंगी, कंसल्टेंट्स आएंगे, कोई किस तरह से मुलाजमीन को किसको दिया जाएगा, किस तरह से। और ये गालिबन जून से पहले पहले अगले चंद महीनों में जो बात हो रही है वो ये कि चंद महीनों में बजट से पहले पहले गालिबन निजकारी PIA की करनी है और भी अदारों की करनी है। तो कैसे होगी उसका जो तमाम नक्शा है वो एक आध दिन में क्लियर हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी अहम है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो फौरी तौर पे, मेरा क्या सबका ही ख्याल है कि बहुत कुछ काम करने में ताख़ीर हो गई है। और इतनी ताख़ीर हो गई है कि अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फ़ाल होके आगे बढ़ेंगे रियासत के हमारे अकाबरीन, तो कहीं जाके वो बहुत तेज़, यानी अब ऐसा नहीं है कि वो एक नॉर्मल स्पीड में जाएंगे तो बाकी दुनिया के साथ या बाकी ममालिक के साथ जिनके साथ कंपटीशन हो रहा है इस वक्त हमारा, बहुत तेज़ जाना पड़ेगा इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में, इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में, जहाँ पर मेरिट हो, जहाँ पे जो है वो नेपोटिज्म नज़र ना आए, जहाँ पे मतलब मेरिट का कोई ख्याल हो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएँ, जहाँ पे यकीन दहानी हो बहुत से प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं उसमें, और मतलब बार बार प्लान चेंज ना हो, एक उसमें तवातर नज़र आए लॉन्ग टर्म, और ये भी कि उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो। किसी भी सिस्टम में, किसी भी निज़ाम में जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और कोई कवानीन नहीं होते, कोई कायदे नहीं होते, तो तब तक वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स, लोकल इन्वेस्टमेंट्स हों या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हों, लोगों का एतमाद बहाल नहीं होता। तो वो एतमाद भी बहाल करवाना रियासत के लिए बहुत ज़रूरी है कि एतमाद भी बहाल हो आवाम का, लोगों का, कि भाई ये सारा सिस्टम जो है उसमें यानी हमने लगना है। मतलब हम बहुत, अब सोचें ज़रा कितने अरसे के बाद ये बात डिस्कस कर रहे हैं, कितनी दिहाइयाँ हो गई पाकिस्तान को बनने, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अपने अवाम के ऊपर एतमाद अवाम का होना चाहिए, अपनी रियासती अदारों के ऊपर, अदालती निज़ाम पे, ब्यूरोक्रेसी पे। ये बात कहते हुए भी कुछ अजब सा लगता है, ऐसा लगता है कि अभी अभी जैसे जो है शुरू और मुल्क आज़ाद हुआ है, लेकिन ये कि इतने सालों के बाद हमें ये बताना पड़ रहा है अपने लोगों को कि हमें एतमाद करना चाहिए। अच्छा जी, तो और बहुत तेज़ होके, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं मामला, रियासती अमूर उलझे हुए हैं, अदारे, पार्लियामेंट की कानून साजी, फिर उसके बाद पावर सेंटर्स, फिर ये निजकारी का अमल शुरू होगा, फिर मईशत, फिर वो मतलब पावर गेम, मतलब बहुत कुछ है ऐसा है कि उलझ गए, लगता है कि लोग उलझे हुए हैं। और जो असल मामलात हैं जहाँ पर आपने तेज़ी के साथ बहुत पहले चले जाना चाहिए था, तो वहाँ पर हम नहीं गए। तो अब ये सारे जब मामलात सामने आएंगे, और ये मुझे नहीं पता कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 5वां चल रहा है इसको हम कहाँ तक कैच कर पाते हैं, अब हम नहीं जानते, ठीक है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है जो पॉलिसी मेकर्स हैं वही फैसला करेंगे, अकाबरीन जिनको मैं कहता हूँ वही फैसला करेंगे कि भाई कहाँ जाना है अपने अलावा भी कुछ है मुल्क में या नहीं है, ये तो अपना ही देखना है। तो ये है अब सिलसिला, तो देखते हैं। हमारी दुआ है कि ये मुआहदा हो जाए। मतलब पिछले कई सालों से, मेरा ख्याल है पता जाने कितने सालों से ये बात डिस्कस हो रही है। IMF का वफ्त आ गया है, वफ्त चला गया है, अच्छा जी ये हो गया है, इतना कर्जा बढ़ गया है, इतना फिकस हो गया है, मतलब उकता से गए हैं लोग इस पर, गैस की कीमत बढ़ा दी जाएगी, बिजली की बढ़ा दी जाएगी, इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब उकता भी नहीं गए लोग, मतलब इन लोग अब शायद इसको ये बातें ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहते। मतलब वो कि इस तरह के बयानात और इस तरह की बातें जो है वो कहते हैं कि बस कुछ हो, बाकी बयानात से तो नहीं। मतलब ये तो बहुत अरसे, आप आज से पता नहीं कितने साल पुराना अखबार उठा रहे तो भी यही बयानात आपको मिलेंगे। IMF का वफ्त आ गया और उसको यकीन दहानी करवा दी गई और मुल्क चंद दिनों में जो है वो ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा। लेकिन ये कि अब चूँकि वक्त नहीं है और अब सख्त भी नहीं है, लोगों में भी नहीं है, और शायद रियासत के पास भी ऑप्शंस कम है, तो शायद उम्मीद है
कि इसमें से कोई ना कोई बेहतरी और मईशत के हवाले से। सिक्योरिटी के तो मामलात अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, जो कल दर्जात बुलंद फरमाए शोहदा के, कल जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन यह है कि उसकी वजूहात, पीछे कौन है, कैसे वाक़यात हो रहे हैं, मतलब उसको भी अवाम को थोड़ा सा बताना भी ज़रूरी है कि इसने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, कौन से ग्रुप्स हैं जो अभी भी फ़ाल हैं। और कल का जो अटैक है बड़ा एक वेल प्लान्ड जो अटैक्स लग रहे हैं, तो ये ग्रुप्स भी काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, मईशत अपनी जगह पे है, सियासी जो भी मामला चल रहे हैं अदालतों में, सियासत, इसमें मतलब एक हिजान तो है ना, मतलब है कि इसमें लोग जितना भी अपने आप को अपने कारोबार पे और बाकी मामला पे तवज्जो दें, लेकिन एक हिजान तो आपको नज़र आता है सियासी महाज पर। सियासी महाज पर रहेगा तो मईशत पर असरअंदाज होगा। ये बातें इंटरलिंक्ड हैं और ये सारा मिल के फिर वो आवाम के अंदर जो एक बेचैनी पैदा होती है। तो रियासत में यही होते हैं अहम फैक्टर्स के, किस तरह से अपने अवाम को जो है रियासत जो है वो खुश रखे। जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप्स भी हैं या प्रॉपर डेमोक्रेसीज नहीं हैं, वहाँ पे अवाम तो खुश है ना, चाहे वो अरब रियासतें हों या वो आप जो भी कहें, जैसा भी कहें, चाइना में लोग सारा दिन इतना काम करते हैं चाइना में लोग और खुशहाल हैं, और चाइना की तरक्की का राज यही है। तो जो भी सिस्टम हो, लेकिन उसमें अवाम का खुश रहना जो है कम से कम वो ज़रूरी है। और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जो हुक्मरान हैं वो अवाम के अंदर अपने आप, मतलब वो एलीट हुक्मरान तो नहीं कहूँगा, एलीट तबका जो है वो अवाम के अंदर नज़र आएगी। लेकिन ये है कि अब देखें, ये कल का जो माहिदा है ये तो हो जाएगा ठीक, लेकिन आगे के जो प्लानिंग्स हैं वो मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे एक लॉन्ग टर्म उसमें मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, सियासत से हट के। और ये मतलब वही बाकी तो बातें वही हैं। बाकी ये है कि जो वक्त है ना, जिसमें बहुत सारे मामलात में उलझे रहे हैं पिछले चंद सालों में, और अभी भी उलझे हुए हैं, अब कब निकलते हैं इससे मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी निकल जाएंगे। उम्मीद कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। और गुजारिशात भी कर सकते हैं कि ये बहुत तेज़ काम करने की ज़रूरत है बहुत सारे मामलात पे, क्योंकि आप ये देखें कि जो ये अगले 24-48 घंटे हैं इनमें, और पिछले हम रोज़ ये डिस्कस करते हैं कि पिछले 24-48 घंटों में क्या कुछ हुआ है दुनिया में, और अगले 24-48 घंटों में क्या कुछ होने जा रहा है और हुआ है। और इतने बड़े वाक़यात हो रहे हैं कि अचानक आपको लगता है कि पाकिस्तान मौजूद तो है ब्लॉक्स में, लेकिन अचानक फिर अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान, वो जो खारजा अमूर पे बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, उससे पाकिस्तान कट ऑफ होके तो एक साइड पे बस मौजूद है कि बयान आ गया, एक फ़ोन आ गया, बयान आ गया, तो वहाँ पे पाकिस्तान चला गया। ये नहीं कि हमने कोई लॉस की है, लेकिन हम उस तेज़ रफ्तारी के साथ नहीं दौड़ रहे जिससे दुनिया दौड़ रही है। दुनिया जा रही है, मिल रही है, इंटरेक्ट कर रही है, नौजवान आगे, सर बिजनेसमैन, तालीम, बहुत कुछ हो रहा है, हम यहाँ फंस गए हैं सब के सब। तो इससे कैसे निकलते हैं ये देखना है। फंसे हुए हैं रियासत तो फंसे हुए, छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं। टैक्टिकल लेवल के नहीं इशू होते, मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल के नहीं, टैक्टिकल लेवल के छोटे छोटे इशूज़ नहीं होते, जो 7 से 8 की खबरें, 8 से 9 की खबरें, जो मैं हमेशा कहता हूँ, छोटे छोटे इशूज़। अच्छा, तो इसमें जो है अब ये है कि कैसे निकलते हैं ये देखना है। 24-48 घंटे में देखें पिछले 24-48 घंटों में क्या हुआ है और अगले 24-48 घंटों में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक मजमूई तौर पे मैं आपको एक बात कहूँ कि यहाँ से अब ये देखें कि जो एक, अगर हम इस वक्त 2 या 3, वैसे तो सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये कि वैसे अगर दुनिया में बात करें सुपर पावर्स का, तो अमेरिका की पूरी कोशिश, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2010, 11, 12 से, ये मैं बात कर रहा हूँ सदर ओबामा के दौर से। सदर ओबामा का तकरीबन पूरा दौर या उनके दौर का एक हिस्सा, कम से कम बड़ा हिस्सा, आखिरी 2 साल उनके दौर के, और फिर उसके बाद जो है वो बल्कि ज़्यादा, दो से ज़्यादा काफ़ी, यानी आप इसको स्टार्ट करें ना तो ये आप चले जाएं 2010-11 से तो ज़्यादा साल उनके, और उसके बाद जो है वो पूरा ट्रम्प का दौर और पूरा प्रेसिडेंट बाइडेन का दौर, इन पूरे अदवार में एक कोशिश अमेरिका करता रहा है, उनके पॉलिसी मेकर्स, उनके ओपिनियन मेकर्स, उनके थिंक टैंक्स, उनके तमाम उनकी कि वो ग्रेजुअली अपने आप को अफगानिस्तान की दलदल से निकालें।
और वो ग्रेजुअली अपने आप को बड़े तरीके से, वैसे तो वो 2015 तक तो यमन के अंदर ही असला फराम कर रहे थे ना कि लेकिन ये है कि बहरहाल एक थॉट प्रोसेस शुरू हो गया था कि ये जो फॉरएवर वॉर्स, वहाँ पे थिंक टैंक्स में ये बहुत ज़्यादा जब इत्तेफाक भी हुआ, उनके एक ख़ास उनका एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फॉरएवर वॉर्स, वो किताबें भी आई, बहुत कुछ हुआ इस पर फॉरएवर वॉर्स। तो वो फॉरएवर वॉर्स ये थी कि ये जंगें कभी ख़त्म ही नहीं होनी, तो इनमें से निकाल लो अपने आप को, फॉरएवर वॉर्स में से निकाल लो। तो उस वक्त ये था कि कोई 1,60,000 के करीब तो इराक में फ़ौज थी, 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज अफगानिस्तान में थी, और फ़ौजें फंसी हुई थी ना, उनका कोई मतलब है कि कुछ भी नहीं, ना कोई जमहूरियत आ रही है इराक में, जैसी आई है वो सबके सामने है, वो खाना जंगी की अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। खाना जंगी तो नहीं, लेकिन एक अदम इस्तेहकाम है बहुत ज़्यादा। इसी तरह अफगानिस्तान में कौन सी जमहूरियत आई है, किस किस्म की आई है, क्या किया इतने साल, ट्रिलियंस के हिसाब से डॉलर्स यहाँ पे ज़ाया हुए उनके, और जानें अलग गई। तो बात यह है कि वो अपने आप को निकाल रहे थे इससे, निकाल के तैयार कर रहे थे जहनी तौर पे कि असल जो हमारा दुश्मन है, या असल हमारा जो मद्दे मुकाबिल है, वो चाइना है। मतलब हमने इस दलदल से को अपने खींचना है, और इसीलिए इराक से विड्रॉल शुरू हो रहा था। मतलब ये था कि बस फुट प्रिंट्स रहें, मतलब हर जगह मौजूदगी रहे। मतलब जैसे सीरिया में 900 हैं, एक दौर में तो सीरिया में पूरा, यानी वो बशारुल असद को गिराने आ गए थे, पूरी की पूरी ट्रूप्स आ गई थी। उस वक्त खैर दाइश थी और बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन ये है कि वो सिर्फ 900 वहाँ पे, अफगानिस्तान से तो मुकम्मल इनखला, तो 900 वहाँ रह जाएं। बाकी जो परमानेंट बेसिस उनकी अगर कतर में मौजूदगी है, सेंटकॉम है या यूई में, बाकी सऊदी अरेबिया, वो पुराने हैं, वो पुराने। लेकिन जो बाकी इलाकों में वो इन सालों में आए, तो वहाँ इराक में या सीरिया में या बाकी जगहों से आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉल हो जाए और एक मतलब मिनिमल सी पोजीशन वहाँ पे रह जाए। और असल जो टारगेट है, वो टारगेट है जो उनका है चाइना। अब ये हुआ है कि वो इसमें चाइना को तो छोड़ दें, अब अमेरिका सकिन हो गया है बहुत बुरी तरह से दोबारा। एक तो ये यूरोप, यूक्रेन, और एक सक इन हो गया है, यानी खिंच गया है अंदर, जैसे मकनातीस खींच लेता अपने आप को, या जैसे भंवर में आप हों तो वो कश्ती है, फंस गया है तो एक दफ़ा वो नीचे जाती है। तो इसमें वो खींच लिया है अमेरिका को दोबारा मशरिक़ वस्ता ने, मशरिक़ वस्ता ने खींच लिया है, अफ्रीका ने खींच लिया है, यूरोप ने खींच लिया है, लातीनी अमेरिका ने खींच लिया, सब ने उधर खींच के उधर ले गए। और फिर वो साउथ चाइना सी और वो क्वाड और ऑकस और ये फलाना सारा कुछ हो रहा था, वो सारा। और वो ASEAN वाले भी इस पर खुश हैं कि भाई शुक्र है खुदा का, ये हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हमारा चाइना से भी मसला है, बहुत ज़्यादा अमेरिका यहाँ आ जाता तो मुसीबत पड़ती। तो मतलब है कि अब वो भी सुकून चैन से बैठे हैं कि भाई हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है ASEAN। हालांकि असल तवज्जो इधर होनी थी। और बाइडेन साहब का दौर जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है।